So pricing decisions are primarily based on cost. Main जो उसका component होता है वो cost होता है, because we have seen right from the beginning different types of methods of costing. किस तरह की industry को किस तरह की costing करनी होती है. Ultimately उनका objective क्या होता है? To fix the price and to find out the profit, right? So but then the sometimes it happens कि price fix करना किसी firm के हाथ में नहीं होता, या किसी का अपना decision नहीं होता, क्योंकि आपने जो economics को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा when you are studying this topic pricing. So you have studied different forms of market. आपने perfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly. These are the different market forms. The market means a place where we have the sellers and the buyers, right? So sellers कितने हैं, किस तरह का प्रोडक्ट वो बेचते हैं, buyers कितने हैं, किस तरह का वो प्राइस चाहते हैं, उनकी डिमांड क्या प्राइस के साथ घटती या बढ़ती है, which we call as the elasticity of demand. So इन सब फैक्टर्स के आधार पर हम मार्केट्स को डिफरेंट फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं, राइट? सो वी हैव लार्जली सीन कि जो प्राइस होता है, जब आप कर्व्स बनाते हो वो डिमांड एंड सप्लाई कर्व, तो लॉन्ग टर्म में जो हमारा प्राइस फिक्स होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. सो उसमें आपका जहां डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज नोन एज द इक्विलिब्रियम प्राइस. So that is the best price, that means for both the buyers as well as for the sellers, right? तो उस प्राइस से अगर आप इधर उधर जाने की कोशिश करोगे तो that means you will be in a loss. ठीक है, तो फिर अब हम यहाँ पे प्राइसिंग डिसीजन की बात कर रहे हैं, तो दिस क्वेश्चन should be raised here कि अगर मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ने ही डिटरमिन करना है प्राइस, तो फिर हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं? फिर तो हमें मानना ही पड़ेगा जो मार्केट के हिसाब से जो डिटरमिन हो रहा है प्राइस, राइट? बट देन हियर इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस डिटर्मिनेशन ओनली इन द शॉर्ट टर्म, राइट? शॉर्ट टर्म जो होता है, जब आपके पास लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम होता है जो इंडस्ट्री डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे बनता है. शॉर्ट टर्म इज मेनली रिलेटेड टू द इंडिविजुअल फर्म्स. तो शॉर्ट टर्म में इंडिविजुअल फर्म्स के पास थोड़ी फ्रीडम होती है टू चार्ज द प्राइस. तो हम जो ये डिसीजंस की बात कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म में बात कर रहे हैं. वैसे तो देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द प्राइस, द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, गवर्नमेंट रेगुलेशन. कई बार सरकार ही फिक्स कर देती है कि आपको ये प्राइस चार्ज करना है. जैसे आप देखते हो ना इन सब का एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, इसमें जो प्राइस होता है वो सरकार फिक्स करती है, नॉट दी इंडिविजुअल फर्म्स. तो जब गवर्नमेंट ही फिक्स कर दे प्राइस तो फिर आपको मानना ही पड़ेगा, तो फिर उसमें आपका डिसीजन कहीं पे रहता ही नहीं है. सो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच अफेक्ट द प्राइस. तो हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जबकि फर्म के पास फ्रीडम है, मतलब उनके ऊपर और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो जनरली आपका शॉर्ट टर्म में होता है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग डिसीजन इन द शॉर्ट टर्म. एंड देयर ऑल्सो, वहां पर भी हमारे पास इस तरह के प्राइसेस होने की संभावना है. नॉर्मल प्राइस, मिनिमम प्राइस, डिप्रेशन प्राइस, special price including dumping and the price changes, right? So these are the 5 things which we have to cover in this pricing decisions. तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल प्राइस की. नॉर्मल प्राइस क्या होता है? नॉर्मल मीन्स जैसे शब्द नॉर्मल आप सुनते हैं, नॉर्मल प्राइस मीन्स कि नॉर्मली जो हमारा कॉस्ट भी रिकवर हो जाए और प्रॉफिट भी आ जाए. तो कॉस्ट हमारी कौन कौन सी तरह की होती है? वेरिएबल एंड फिक्स्ड. तो हम प्राइस इस तरह से फिक्स करते हैं कि हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर कर लें, जो हम सामान बेचें उससे हमारी कॉस्ट पूरी कवर हो जाए, वेरिएबल भी फिक्स्ड भी, और उसके बाद हमें कुछ प्रॉफिट भी मिले. तो दैट इज अ नॉर्मल प्राइस. नॉर्मली जो थिंकिंग होगी किसी भी व्यक्ति से आप अगर पूछोगे तो वो प्राइस इसी तरह से बताएगा कि हमें अपनी लागत पूरी करनी है और साथ में कुछ मुनाफा कमाना है, इस तरह से प्राइस चार्ज करना है. सो दैट इज द नॉर्मल प्राइस, राइट? So this first example is related to your normal price, जो illustration number 17 है. Shiva Limited has introduced 3 products M, N and P
The following details are available. The units per machine are material cost per 100 units, labor cost per machine are, ये आपके जो एक घंटे में कितनी यूनिट्स बनती हैं, M की 100 यूनिट्स बनती हैं, तो आपको ये सारी चीजें ना ध्यान से पढ़नी होती हैं कि क्या दिया हुआ है। यूनिट्स पर मशीन आर, मतलब मशीन अगर 1 घंटा चलती है तो वो M के कितने यूनिट्स बनाती है, 100, N के कितनी यूनिट्स बनाती है, 50, एंड P के कितनी यूनिट्स बनाती है, 25। देन मटेरियल कॉस्ट पर 100 यूनिट्स, मतलब मटेरियल जो लगेगा उसमें 100 यूनिट के 8 रुपए हैं, राइट। तो इसका मतलब एक यूनिट का कितना हो जाएगा, 8/100, तो वो बहुत पैसों में आएगा आपका। तो जो 100 यूनिट अगर आप लेके आते हो मटेरियल की M को बनाने के लिए तो 8 रुपए में आ जाती हैं। ऐसे ही N को बनाने के लिए 100 यूनिट 12 में आ जाती हैं, और P को बनाने के लिए 100 यूनिट्स 25 रुपए में आती हैं। देन लेबर कॉस्ट पर मशीन आर, तो जब 1 घंटा मशीन चलती है उस पर लेबर भी काम करती है, तो जो लेबर को पेमेंट होती है दैट इज 4 रुपीज for M, 4 rupees for N, and 4 rupees for P. So there is no difference in the payment to the labor for every machine hour, whether it is product M, N or P. It is also informed that the same machine can interchangeably manufacture all products, right? एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि एक ही मशीन तीनों प्रोडक्ट्स को बनाने की कैपेसिटी रखती है, मतलब आप M, N और P इंटरचेंजेबली बना सकते हो उसके ऊपर, मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपको M, N और P को बनाने के लिए अलग अलग मशीन की जरूरत है, एक ही मशीन पे आप तीनों को बना सकते हैं। That same machine can interchangeably manufacture all the products, right? And then budget for the year 2010 shows, ये आपका बजट है। अब अगला जो चैप्टर हम करने वाले हैं दैट इज बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, सो देयर यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट बजट, बट आई हैव टोल्ड यू बजट इन जनरल ऑल्सो। जैसे आप अपनी कंट्री का भी बजट देखते हो जो हर साल गवर्नमेंट बनाती है बजट, सो बजट इज अ प्रोजेक्शन, फ्यूचर के लिए बनाया जाता है कि फ्यूचर में हमें ये इनकम्स आएंगी, इतने खर्चे होंगे, इतना प्रॉफिट होगा, सो दैट इज अ प्लानिंग। बजटिंग इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। जब आप फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें जो आप क्वांटिटेटिव डेटा लेते हो क्वांटिटी के टर्म्स में, दैट इज द सेल्स, आउटपुट, प्रोडक्शन, कॉस्ट, प्रॉफिट, and you make an estimate about the future, that is known as a budget, right? So जिस भी तरह का बजट आप बनाते हैं उसके आधार पर आपको ये कहा गया है कि 2010 का जो बजट है उसमें हमारे पास टोटल मशीन आवर्स कितने होंगे, 50,000, मतलब मशीन 50,000 घंटे चल सकती है। फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं, 2 लाख, प्रॉफिट एक्सपेक्टेड 1 लाख, ठीक है। सो दिस इज द बजट, दिस इज द प्लान्ड थिंग जो आपने सोचा है कि ऐसा होगा। कंप्यूट द सेलिंग प्राइस पर 100 यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर आपको ये अचीव करना है, ये बजट आपको अचीव करना है, तो आपको कैसे प्राइस चार्ज करना पड़ेगा ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया है सबको? अब आप देखिए ये जो मशीन है आपके पास मशीन के कितने घंटे हैं, 50,000, राइट। और आपको दिया हुआ है कि मशीन any one of the 3 products can be produced as per the question, any one of the 3 products can be produced। तो अगर आप पूरे 50,000 घंटे M को बनाने में लगाएं तो आपका कितना आउटपुट आएगा, 1 घंटे में M की कितनी यूनिट बनती है, 100। तो अगर पूरे 50,000 घंटे मशीन जो है सिर्फ M को बनाए तो M का कितना आउटपुट हो जाएगा, 50 लाख यूनिट्स। यस मैम।
अगर 50,000 घंटे मशीन एन को बनाती है, 1 घंटे में 50 यूनिट बनती है, तो उसमें हो जाएंगे 25 लाख। यस मैम। इसी तरह से पी जो है आपका थर्ड प्रोडक्ट, अगर 50,000 घंटे मशीन उसको बनाने के लिए चलाई जाती है, तो 1 घंटे में 25 यूनिट बनते हैं। सो 50,000 घंटे में 12,50,000 यूनिट्स बन जाएंगे। सो दिस इज द आउटपुट, right? So now you have to see the statement of marginal cost and selling price. अब देखिए प्राइस आपको पूछा गया है, व्हाट शुड बी द प्राइस पर 100 यूनिट्स। पर 100 यूनिट्स मतलब अब आपको ये बताना है कि जैसे वैसे तो हम जनरली कहते हैं प्राइस पर यूनिट, 1 यूनिट का क्या प्राइस होना चाहिए जिससे कि आपको इतना प्रॉफिट मिले, बट नाउ दे आर आस्किंग इन टर्म्स ऑफ पर 100। ठीक है, तो फिर आप सारी इंफॉर्मेशन अगर शुरू से पर 100 रखोगे तो जो प्राइस हम फिक्स करेंगे वो भी पर 100 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट? तो इसको आप पर 100 के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपका मटेरियल की कॉस्ट तो पहले ही पर 100 दी हुई थी कि ये जो मटेरियल आप लेके आते हो वो 8 रुपए 1 यूनिट की कॉस्ट नहीं है बल्कि 100 यूनिट्स की कॉस्ट है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लेबर का कैलकुलेट कर सकते हो। तो दैट वे आपको सारी जो इंफॉर्मेशन है आप उसको पर 100 यूनिट्स के लिए बना लो, पर यूनिट की बजाय मेक इट फॉर पर 100, सो दैट आपका जो आंसर है वो फाइनली प्राइस का पर 100 में ही आए। ठीक है, यू कैन सी हाउ इट विल बी डन। जैसे आप एम के केस में यहाँ पे देख सकते हो जो मटेरियल की टोटल कॉस्ट आएगी वो कितनी होगी आपको यूनिट से पता चल जाएगा। हाँ, जैसे अगर हम एम के 50 लाख यूनिट बनाएंगे तो आपको 50 लाख यूनिट बनाने के लिए कितनी की मटेरियल की लागत आएगी? into 8 divided by 100. Can I write it like this? Yes ma'am. अगर 8 रुपया 1 यूनिट का प्राइस होता तब तो मैं कहती कि 1 यूनिट बनाने के लिए 1 यूनिट मटेरियल की चाहिए और 1 मटेरियल की यूनिट 8 रुपए की है और हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन अब ये जो 8 रुपए है ये 1 मटेरियल की यूनिट की कॉस्ट नहीं है, ये आपकी 100 मटेरियल की यूनिट्स की कॉस्ट है। तो अगर 1 यूनिट की कॉस्ट आपको निकालनी है तो दैट विल बी 8 डिवाइडेड बाय 100। सो अगर हम 50 लाख यूनिट बना रहे हैं एम की, तो वैसे आपको दिया नहीं हुआ कि 1 यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए, तो अगर नहीं दिया होता तो हम मान के चलते हैं कि 1 यूनिट बनाने के लिए 1 यूनिट रॉ मटेरियल चाहिए। तो अगर आप 50 लाख यूनिट बनाओगे एम की तो आपको 50 लाख यूनिट ही चाहिए मटेरियल की। मटेरियल की 100 यूनिट आती हैं 8 रुपए में, तो 50 लाख यूनिट कितने में आएंगी? 50 लाख इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100. Can I write it like this? Yes ma'am. Right, so what will be the answer? क्या इसको करके 4 लाख आएगा? आपका 50,000 रह जाएगा ना फिर यहाँ पे। 50,000 इंटू 8 विल गिव यू 4 lakhs. Yes ma'am. ठीक है, ये समझ आया है सबको? Is the first point clear to everyone? मैम ये वाला दोबारा रिपीट कर। आपको कॉस्ट बतानी है एम को बनाने की। एम के हम कितनी यूनिट्स बनाएंगे, तो हम कह रहे हैं कि मशीन में या तो आप एम बना लोगे या एन या पी। तो एम पूरा अगर हम बनाते हैं तो एम को बनाने के लिए आप 50,000 घंटे मशीन के यूज करके और 1 घंटे में 100 यूनिट बनती हैं, तो एम की हम 50 लाख यूनिट बना सकते हैं।
तो 50 लाख यूनिट बनाने के लिए मटेरियल कितना लगेगा उसकी कॉस्ट बतानी है आपको। तो मटेरियल 1 यूनिट बनाने में कितना लगता है ये आपको दिया नहीं हुआ क्वेश्चन में कि भाई एम की अगर 1 यूनिट बनती है तो उसमें कितना मटेरियल लगता है। तो फिर हम मान के चलते हैं कि 1 यूनिट के लिए 1 यूनिट ही मटेरियल लगता है। तो अगर ऐसा है तो फिर 50 लाख यूनिट बनाने के लिए आपको 50 लाख यूनिट ही रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो 50 लाख यूनिट अगर आपको रॉ मटेरियल चाहिए तो खर्चा कितने का आएगा। अब आपको जो कॉस्ट दी हुई है मटेरियल की वो 8 रुपए 100 यूनिट्स की कॉस्ट है। आप यहाँ पे देख रहे हो ना, पर 100। Yes, ma'am. ये जो 8 रुपए ऑलरेडी आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में वो 100 यूनिट्स की कॉस्ट है, तो 1 यूनिट की नहीं है। अगर 1 यूनिट की 8 होती तब तो आप कहते कि 50 लाख यूनिट हमें चाहिए और 1 की कॉस्ट 8 रुपए, तो इंटू 8 कर दोगे तो वो मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप इंटू 8 करोगे तो वो सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि 8 रुपए 1 यूनिट की कॉस्ट नहीं है बल्कि 100 यूनिट्स की है। तो अगर आप 1 यूनिट की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो 1 यूनिट की कॉस्ट होगी 8 डिवाइडेड बाय 100। अगर 100 की 8 है तो 1 की 8 बटा 100 हो जाएगी ना। Yes, ma'am. तो उसको 1 यूनिट का प्राइस निकालने के लिए हमने 100 से डिवाइड किया है और फिर नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया है। क्लियर है। Yes, ma'am. तो ये Yes, आपका ma'am. 4 लाख रुपए आ गया, ये मटेरियल की कॉस्ट है। इसी तरीके से आप एन और पी की भी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो कि एन की अगर हम सारी यूनिट्स बनाते तो हमें 25 लाख यूनिट चाहिए मटेरियल की। तो 25 लाख यूनिट की कॉस्ट आपको बतानी है। 100 यूनिट की कॉस्ट वहां पे 12 रुपए है। तो 12 बाय 100 जब आप 12 पैसे से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर आएगा 0.12 इंटू 25 लाख। तो दैट शुड कम एज 3 lakhs. Is it okay? Just a minute. एक minute, I'll just check the connection.